लैम्बर्ट फैमिली में अपनी असली बेटी के रूप में वापस आने के बाद मैं वही बन गई जिससे घर के सभी लोग नफरत करते थे, परिवार की BLC के शीप। जब मेरी जिंदगी सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, तभी मैं अचानक एक सिस्टम से बाइंड हो गई। तो मेरा टास्क क्या था? अपने मॉम डैड और भाई का प्यार जीतना? नहीं, तुम्हारा मिशन है सिटी वाइड कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाना, 6 फॉरेन लैंग्वेजेस में मास्टरी हासिल करना, सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सीलेंस पाना और हाई स्कूल ग्रेजुएशन से पहले 3 SCI रिसर्च पेपर्स पब्लिश करना। सिस्टम की ठंडी आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। मैंने हैरानी से खुद की तरफ इशारा किया। वैसे नॉवल का पूरा पाठ पढ़ने के लिए नीचे दाईं तरफ मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मैं हूँ असली एरीज, वही एरीज जिससे सब नफरत करते हैं। मेरे मॉम डैड और भाई फेक एरीज पर जान छिड़कते हैं, जबकि मुझे स्कूल में बुली किया जाता है, पीटा जाता है और हर कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जब मैं लगभग हार मान चुकी थी, तभी अचानक एक सिस्टम मेरे साथ लिंक हो गया। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, यू आर नाउ बाउंड टू द शो ऑफ सिस्टम ट्रायल वर्जन। मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार मेरी प्लॉट आमोर आ ही गई। मैंने उत्साह से पूछा, सिस्टम, क्या मेरा मिशन अपने अमीर पेरेंट्स, अपने कोल्ड हार्टेड ब्रदर और अपने आरोग्यंट चाइल्डहुड फ्रेंड का दिल जीतना है, ताकि मुझे फैमिली लव और रोमांस दोनों मिल सके? सिस्टम की ठंडी आवाज फिर गूंजी। अगर सिस्टम का कोई चेहरा होता तो शायद वह इस समय आंखें घुमा रहा होता। होस्ट, तुम आखिर सोच क्या रही हो? तुम्हारा मिशन है सिटी वाइड कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक हासिल करना, 6 लैंग्वेजेस सीखना, सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सपर्ट बनना, हाई स्कूल ग्रेजुएशन से पहले 3 SCI पेपर्स पब्लिश करना। इसके अलावा साइड क्वेस्ट्स भी हैं, नेशनल एथलीट सर्टिफिकेशन हासिल करना और नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का गोल्ड मेडल जीतना। जैसे जैसे सिस्टम अपनी लंबी लिस्ट सुनाता गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कोई साइड कैरेक्टर हूँ, जिसे दुनिया का सबसे असंभव मिशन सौंप दिया गया हो। मैंने फिर अपनी तरफ उंगली दिखाकर पूछा, मैं? हाँ, तुम। फेज 1 शुरू किया जा रहा है। इस सेमेस्टर की फाइनल एग्जाम में अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल करो। मैं अभी ये सब समझ ही रही थी कि मेरे दिमाग में एक काला चमकता हुआ काउंटडाउन टाइमर दिखाई देने लगा। धत्त तेरे की सिस्टम, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं उसे और गालियां देती। उससे पहले हाउसकीपर लिन ने नीचे से आवाज लगाई, ब्रेकफास्ट तैयार है, स्कूल के लिए देर हो रही है। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आ गई। मिरर में खुद को देखकर मैं कुछ पल के लिए रुक गई। मैं बहुत दुबली थी, इतनी कि लगभग कुपोषित लगती थी। सांवला, थका हुआ चेहरा, धंसी हुई आंखें और बेहद कमजोर शरीर। मैं खुद को देखकर ही डर सकती थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर क्लेयर लैम्बर्ट पहले से बैठी हुई थी और आराम से मिल्क पी रही थी। मुझे देखते ही उसने मुस्कुराकर कहा, ओह, फिर लेट हो गई। उसकी मुस्कान कैजुअल लग रही थी, लेकिन उसके शब्दों में तंज साफ था। तभी सामने खड़े लंबे लड़के ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म का कॉलर ठीक करते हुए कहा, अगर इतनी स्लो हो तो हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे, स्कूल खुद पहुंच जाना। वह था जैक लैम्बर्ट, नाम का मेरा भाई। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह घमंड था। जब भी वह मेरी तरफ देखता, उसकी आंखों में सिर्फ डिस्गस्ट और कॉन्टेम्प्ट दिखाई देता। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार लैम्बर्ट फैमिली में आई थी। हर कार राइड मेरे लिए सेल्फ लोथिंग का एक नया सेशन बन जाती थी। मेरे जैसी दुबली पतली गांव की लड़की के मुकाबले क्लेयर ज्यादा रिफाइंड, चार्मिंग और परफेक्ट लगती थी। सच कहूं तो वह जैक की असली बहन जैसी ही लगती थी। कार में पीछे 2 रोज थी। मैं हमेशा सबसे पीछे बैठती और सामने बैठे क्लेयर और जैक को हंसते बातें करते देखती रहती। क्लेयर खुलकर जैक से नखरे करती थी, लेकिन अगर गलती से मेरी टेक्स्ट बुक गिर जाती तो जैक चिढ़कर मुझे घूरने लगता।
मैंने कई बार उससे करीब आने की कोशिश की थी, एक छोटी लड़की की तरह जो अपने भाई का प्यार चाहती हो, लेकिन हर बार मेरी बात पूरी होने से पहले ही जैक की ठंडी और अधीर आवाज मुझे रोक देती। तुम नहीं समझोगी। उन दोनों और मेरे बीच जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी थी। पहले मैं कार में बैठकर उनकी बातें ध्यान से सुनती थी और कॉमन टॉपिक्स ढूंढने की कोशिश करती थी, लेकिन अब नहीं। सिस्टम के टास्क्स इतने मुश्किल थे कि मेरे पास इमोशनल ड्रामा के लिए टाइम ही नहीं था। इस बार मैंने जैक से कार में बैठने की रिक्वेस्ट नहीं की। मैंने टेबल से सैंडविच उठाया और हाथ हिलाकर कहा, मैं शेयरिंग बाइक से चली जाऊंगी, तुम लोग निकलो। पढ़ाई के लिए स्ट्रॉन्ग बॉडी भी जरूरी होती है, इसलिए मैंने फैसला किया कि आज से रोज 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल जाऊंगी। साथ ही रास्ते में ईयरफोन्स लगाकर फ्रेंच लेसन्स भी सुनूंगी। घर से बाहर निकलते समय मुझे किसी की ठंडी और जांचती हुई नजर अपने ऊपर महसूस हुई, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं शेयरिंग बाइक चलाते हुए स्कूल की तरफ निकल पड़ी। पहली बार साइकिल चला रही थी, इसलिए स्पीड ज्यादा नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि मैं लेट पहुंच गई। टीचर मुझे वैसे भी पसंद नहीं करती थी। उनकी नजर में मैं एक कमजोर स्टूडेंट थी। उन्होंने मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। मैंने विनती की, मिस, क्या मैं अंदर खड़ी हो सकती हूँ? मैं लेसन फॉलो करना चाहती हूँ। टीचर ने शक भरी नजरों से मुझे देखा, क्योंकि आमतौर पर मैं आधी क्लास सोते हुए बिताती थी। लेकिन शायद मेरी आंखों की सीरियसनेस देखकर उन्होंने सिर हिला दिया। मैं तुरंत अंदर गई और क्लास के पीछे खड़ी हो गई। यह इंग्लिश लिटरेचर की क्लास थी। टीचर की बात पूरी तरह सुनना मुश्किल था, फिर भी मैं तेजी से नोट्स बनाती रही। जो कुछ भी टीचर कह रही थी, मैं सब लिख रही थी। कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे पता था कि लिटरेचर में अच्छे आंसर्स लिखने के लिए वोकैबुलरी बिल्ड करनी पड़ती है, और नोट्स लेना उसका सबसे अच्छा तरीका था। मुझे मालूम था कि टीचर्स के बीच मेरी रेपुटेशन बहुत खराब थी, इसलिए मैं लगातार टीचर की तरफ देखती रही और बीच बीच में सिर भी हिलाती रही। कुछ देर बाद टीचर ने पूछा, सबको समझ आ गया? पूरी क्लास चुप रही। तभी मैंने जवाब दिया, यस मिस, आई अंडरस्टैंड। टीचर कुछ सेकंड रुकी, फिर बोली, अगर फ्रेडा तक समझ गई है तो मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। मैं बस मुस्कुरा दी। मैं फिर नोट्स लेने लगी। तभी अचानक किसी चीज ने मेरे पैर को हल्के से टक्कर मारी। एक पेपर बॉल। मैंने सिर उठाकर देखा कि किसने फेंकी थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अगले ही पल पेपर बॉल्स की बारिश शुरू हो गई। कुछ मेरे हाथों पर लगी, कुछ पैरों पर, और एक सीधे मेरे चेहरे पर आकर लगी। सिस्टम गुस्से में बोला, होस्ट, पीछे वाली रो में बैठा वह ब्रैट तुम्हें टारगेट कर रहा है। कितना घटिया इंसान है। मैंने चेहरा पूछा और असली कल्प्रिट को ढूंढ लिया। क्लास के सबसे पीछे बैठा एक लड़का, सिर थोड़ा टेढ़ा किए हुए वह मुझे देख रहा था। लंबा कद, बेहद आकर्षक चेहरे के नए नक्श और आंखों में छिपी हुई अग्रेशन। रायन ग्रे, मेरा फियांसे। ग्रे फैमिली और लैम्बर्ट फैमिली ने बचपन में ही हमारे मैरिज अलायंस की बात तय कर दी थी। पहले रायन क्लेयर का फियांसे था, लेकिन मेरे वापस आने के बाद वह ऑटोमेटिकली मेरा फियांसे बन गया और उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। खासकर तब से जब क्लेयर बार बार रो रो कर उसकी सिंपैथी लेती रहती थी। रायन मुझसे नफरत करता था और अक्सर क्लेयर के साथ मिलकर स्कूल में मुझे बुली करता था। पहले वाली मैं ये सब चुपचाप सह लेती थी। वह बहुत डरपोक और इनसिक्योर थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली थी। मुझे पढ़ाई करनी थी और रायन लगातार मेरी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा था। मैंने तुरंत अपना हाथ खड़ा कर दिया। मिस,
रायन लगातार मेरी पढ़ाई में डिस्टरबेंस कर रहा है और मुझ पर पेपर बॉल्स फेंक रहा है। मेरे पैरों के पास पड़ी हुई पेपर बॉल साफ सबूत थी। टीचर ने बोर्ड पर लिखना रोक दिया और नीचे नजर डाली। उनके चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखाई दी। क्लास के बाद इस बारे में बात करेंगे, मैंने तुरंत कहा। वो खुद तो पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरी पढ़ाई भी खराब कर रहा है। कहीं उसे डर तो नहीं कि मैं मार्क्स में उससे आगे निकल जाऊंगी। मेरी बात सुनते ही पूरी क्लास हंसी से फट पड़ी। टीचर भी मुस्कुरा दी। वैसे ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। आखिर रायन क्लास में सेकंड लास्ट आता है। रायन का चेहरा गुस्से से टमाटर जैसा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाल सिर वाला गुस्सैल स्पैरो इधर उधर फुदक रहा हो। क्लास खत्म होते ही वह तूफान की तरह मेरी डेस्क तक आ गया। धड़ाम! उसने मेरी डेस्क पलट दी और मेरे बुक्स पर पैर रखकर खड़ा हो गया। फ्रीडा लैम्बर्ट, मुझे पता है तुम क्या कर रही हो, उसने गुस्से से कहा। लैम्बर्ट फैमिली में आने से पहले तुम एक पुअर स्टूडेंट थी। अब ये सब ड्रामा सिर्फ इसलिए कर रही हो ताकि मैं तुम्हें पसंद करने लगूं। उसका स्कूल ब्लेजर खुला हुआ था और अंदर ब्लैक टी शर्ट दिखाई दे रही थी। चेहरे पर वही घमंडी एक्सप्रेशन, जैसे मेरा उस पर क्रश होना कोई बिल्कुल नॉर्मल बात हो। लेकिन सच कहूं तो अब मुझे उसके लिए कुछ महसूस नहीं होता था। मैंने आलस भरे अंदाज में उसकी तरफ देखा। अगर तुम मेरी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस करते रहे तो मैं तुम्हारे फादर से जाकर शिकायत कर दूंगी कि तुम एक मेहनती स्टूडेंट को इम्प्रूव होने से रोक रहे हो। रायन के फादर इलाके के जाने माने पॉलिटिशियन थे। अक्सर टेलीविजन पर दिखाई देते थे। पहले वाली मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं डरने वाली नहीं थी। रायन कुछ देर और गुस्से में उछलता कूदता रहा, फिर आखिरकार चुपचाप पीछे हट गया। आखिर वह सिर्फ एक इमेच्योर टीनेजर था और अपने स्ट्रिक्ट फादर से इतना डरता था कि मामला बड़ा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। रायन की हैरेसमेंट बंद होने के बाद मेरी स्कूल लाइफ कुछ समय के लिए शांत हो गई। मैं पूरी तरह स्टडी मोड में चली गई। लंच ब्रेक में भी फ्लैश कार्ड्स लेकर घूमती थी। कैंटीन की लाइन में खड़े खड़े फॉर्मूलास याद करती रहती। मेरी मेहनत का असर दिखने लगा। पहले मंथली एग्जाम में मैं क्लास की लास्ट रैंक से सीधे 25th रैंक पर पहुंच गई। पूरे ग्रेड में बॉटम से टॉप 400 तक पहुंच गई। लेकिन यह काफी नहीं था। सिस्टम का टारगेट था कि इस टर्म में मुझे क्लास फर्स्ट बनना था। मेरी प्रोग्रेस इतनी ड्रामेटिक थी कि फॉर्म ट्यूटर मुझे एकेडमिक ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल बनाकर पेश करने लगी। एग्जाम रिजल्ट्स के बाद स्कूल ने मुझे अवार्ड्स असेंबली में स्पीच देने के लिए चुना। मुझे स्टेज पर स्कूल ब्लेजर पहनकर जाना था। जब मैंने डेस्क से अपना ब्लेजर निकाला तो मैं ठिठक गई। नेवी ब्लू और व्हाइट ब्लेजर पर बड़ी सी इंक की स्टेन फैली हुई थी। इतनी गंदी और भद्दी की दूर से ही नजर आ रही थी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये किसकी हरकत है। मैं टीचर के पास कंप्लेंट करने ही वाली थी, लेकिन असेंबली शुरू होने वाली थी। टीचर ने जल्दबाजी में मुझे स्टेज पर भेज दिया। मजबूरी में मुझे वही गंदा ब्लेजर पहनना पड़ा। जैसे ही मैं पोडियम पर पहुंची, लोगों की नजर मेरे यूनिफॉर्म पर पड़ गई। ऑडियंस में फुसफुसाहट और हंसी खेल गई। यही वो लड़की है जो लास्ट रैंक से ऊपर आई है। लगता है चीट किया होगा। इसका ब्लेजर कितना गंदा है, कितनी अनटाइडी है। मैंने नीचे बैठे स्टूडेंट्स की तरफ देखा और माइक्रोफोन कसकर पकड़ लिया। उसी समय सिस्टम उत्साहित होकर बोला, होस्ट, यही मौका है, फ्रेंच ओपनिंग से शुरुआत करो। पिछले 1 महीने में सिस्टम ने मुझे चैन से सोने तक नहीं दिया था। नींद के दौरान भी रिकॉर्डिंग्स सुनवाता था, प्रैक्टिस करवाता था, एनर्जी सप्लीमेंट्स खिलाकर अपने स्पेस में ट्रेनिंग करवाता था। अब मेरी फ्रेंच इतनी अच्छी हो चुकी थी कि मैं अपनी पूरी स्पीच सीधे फ्रेंच में ट्रांसलेट कर सकती थी। आखिर मैंने इस 1 महीने में लगभग 10,000 वोकैबुलरी वर्ड्स याद किए थे। मैंने गहरी सांस ली और फ्लुएंट फ्रेंच में बोलना शुरू कर दिया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सब स्तब्ध रह गए।
मैं धीरे धीरे और साफ उच्चारण के साथ बोल रही थी। कुछ टॉप स्टूडेंट्स समझ पा रहे थे कि मैं क्या कह रही हूं। हे भगवान, ये तो नेटिव स्पीकर जैसी फ्रेंच बोल रही है। इसकी फ्रेंच तो अब्रॉड में रहने लायक है, बस थोड़ा ज्यादा शो ऑफ कर रही है। सिस्टम खुशी से उछल पड़ा। एक्सीलेंट शो ऑफ। एटमॉस्फेयर बिल्कुल परफेक्ट है। याद रखो होस्ट, तुम ऑर्डिनरी नहीं हो। अब किसी का ध्यान मेरे गंदे ब्लेजर पर नहीं था। मैंने स्पीच का असली हिस्सा शुरू किया। सब लोग सोचते हैं कि मेरे मार्क्स खराब थे क्योंकि मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, कि मैं सिर्फ एक ट्रबल मेकर थी। लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि मेरे पास मौका ही नहीं था। हॉल पूरी तरह शांत हो चुका था। मैं आगे बोली, जब तुम 5 साल की उम्र में पेरेंट्स की निगरानी में होमवर्क कर रहे थे, मैं 5 साल की उम्र में स्टूल पर खड़ी होकर पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी। जब तुम हॉलिडेज में ट्यूशन जाते थे या दुनिया देखने घूमते थे, मैं सड़क के किनारे 5 पाउंड में रोजेस बेच रही थी। अगर सारे रोजेस नहीं बिकते थे तो मुझे पीटा जाता था। ऑडियंस के चेहरे बदलने लगे। मैंने आगे कहा, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए क्वाइट एनवायरनमेंट था, रिसोर्सेस थे, लेकिन मेरे पास स्कूल से घर लौटते ही एंडलेस हाउसवर्क मेरा इंतजार करता था। मैं कुछ पल के लिए रुकी, फिर धीरे से अपने ब्लेजर की स्लीव ऊपर कर दी। ये मेरा सबसे गहरा जख्म था जिसे मैं हमेशा छुपाकर रखती थी। मेरी बाह पर दर्जनों पुराने स्कार्स फैले हुए थे। पतली त्वचा पर टेढ़े मेढ़े निशान ऐसे दिख रहे थे जैसे लंबे सेंटिपीड्स रेंग रहे हों। भयानक, दर्दनाक, दिल तोड़ देने वाले, मैंने शांत आवाज में कहा। और कई बार मुझे पीटा भी जाता था। पूरा हॉल सांस रोके मुझे देख रहा था। कई स्टूडेंट्स के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। मेरी स्टेपमदर घर पर मुझे मारती थी और स्कूल में, क्योंकि मैं कमजोर थी, चुप रहती थी और मेरा कोई सपोर्ट नहीं था, मुझे बुली किया जाता था। ये स्कार्स मेरी असली कहानी है। हर दिन के उसी दर्द और निराशा में मैंने एक समय हार मानने का फैसला कर लिया था। फ्रंट रो में बैठा रायन ग्रे मुझे घूर रहा था। उसकी अंबर आईज सदमे से फैल गई थी। पहली बार उस बिगड़े हुए यंग मास्टर को शौक लगा था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, मैं अपने टीचर्स की बहुत आभारी हूं, इस शानदार लर्निंग एनवायरनमेंट की भी और अपने क्लासमेट्स की भी। आगे मैं इन अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाऊंगी और मेहनत करती रहूंगी। मैं अपनी बंजर जमीन पर भी फूल खिलाऊंगी। मैंने सिर उठाया और ऑडियंस की तरफ एक सच्ची कोमल मुस्कान दी। अगले ही पल पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। असेंबली के बाद मेरी स्टोरी पूरे स्कूल में फैल गई। लोग इतने इंस्पायर्ड हुए कि बुलिंग लगभग बंद हो गई। कम से कम रायन ने तो लेड करना छोड़ दिया। अब जब भी वह मुझे देखता, उसकी आंखों में गिल्ट दिखाई देता था, लेकिन अपनी ईगो की वजह से वह कभी खुलकर मानता नहीं था। एक दिन लाल कानों के साथ मेरे सामने आकर बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे फॉस्टर पेरेंट्स तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते थे। मैं अब तुम्हें बुली नहीं करूंगा। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूं। मैं वोकैबुलरी कार्ड्स देखते हुए बस सिर हिलाकर रह गई। उसी समय सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, रायन अफेक्शन +10। क्या आप इसे किसी दूसरे एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करना चाहेंगी? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, कन्वर्ट। तुरंत कन्वर्ट करो। पॉइंट्स कन्वर्ट होते ही मेरे सामने खड़ा रायन अचानक भौहें चढ़ाकर बोला, सुनो। उसके कान अभी भी लाल थे, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा तीखी थी। लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उसका क्लेयर से कोई लेना देना नहीं है, रायन ने उंगली दिखाते हुए कहा। क्लेयर को परेशान करने की कोशिश भी मत करना। सिस्टम की एफिशिएंसी वाकई कमाल की थी। मैंने मन ही मन सोचा, रायन, क्या तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ और नहीं है? असल में था। रायन की भौहें हल्की ऊपर उठीं। उसके कानों की लालिमा धीरे धीरे उसके हैंडसम चेहरे तक फैलने लगी।
उसका एक्सप्रेशन भी थोड़ा नरम पड़ गया। उसी समय सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, अफेक्शन प्लस 10 इंच। क्या इसे कन्वर्ट करना चाहती हो? कन्वर्ट, तुरंत कन्वर्ट करो। मैंने बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया। फिर मैंने रायन की तरफ देखकर कहा, वैसे इस एग्जाम में मैं 25th रैंक पर आई हूं और तुम लास्ट आए हो। एक पल के लिए पूरा माहौल फ्रीज हो गया, जैसी उम्मीद थी। रायन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अभी तक जो चेहरा लाल था, अब ऐसा लग रहा था जैसे ठंड में जमी हुई कोई एप्पल हो। उसने नाक से आवाज निकाली, हूं, फिर गुस्से में मुड़कर चला गया। उसका खुला हुआ ब्लेजर चलते हुए आसपास की डेस्क से टकरा रहा था। सिस्टम उत्साह से बोला, वाओ! उसका अफेक्शन फिर से +5 बढ़ गया। मैंने हैरानी से पूछा, सिस्टम, ये अफेक्शन पॉइंट स्टडी रिलेटेड एट्रीब्यूट्स में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं और क्या ये सिर्फ रायन के साथ काम करता है? अगर दूसरे लोगों का अफेक्शन भी कन्वर्ट हो सकता है तो मैं टिकटॉक डांस वीडियोस बनाना शुरू कर देती हूँ। फॉलोअर्स भी मिलेंगे और एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी। सिस्टम लगभग चिल्ला पड़ा, होस्ट, कृपया अपनी कल्पनाओं को कंट्रोल करो। सिर्फ उन लोगों का अफेक्शन कन्वर्ट हो सकता है जिनका तुम्हारे साथ क्लोज रिलेशनशिप हो। मेरे टिकटॉक सुपरस्टार बनने के सपने का वहीं अंत हो गया। अब मुझे जॉब हंटिंग और स्टडिंग साथ साथ करने का आइडिया छोड़ना पड़ा। एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने की वजह से टीचर ने खास तौर पर मेरे पेरेंट्स को कॉल करके मेरी तारीफ की। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो लैम्बर्ट फैमिली की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिला। मेरे घर लौटने के बाद से ही क्लेयर लगातार मुझे टारगेट करती रही थी और पहले वाली मेरी कमजोर पर्सनालिटी ने फादर को पहले ही मुझसे दूर कर दिया था। बेंजामिन लैम्बर्ट एक बेहद प्रैक्टिकल इंसान थे। उनमें पेरेंट वाली वार्मथ लगभग नहीं थी। वह अपने बच्चों को इमोशनल नहीं बल्कि अचीवमेंट के आधार पर देखते थे। क्लेयर एलिगेंट थी, रिफाइन थी, जैक इंटेलिजेंट और आउटस्टैंडिंग था। दोनों बेंजामिन के परफेक्ट चिल्ड्रन थे। लेकिन मैं मारपीट और बुरे माहौल में बड़ी होने की वजह से मेरी आदतें और पर्सनालिटी साधारण थी। यही वजह थी कि बेंजामिन मुझे पसंद नहीं करते थे। मेरी मदर मार्गरेट लैम्बर्ट हाउसवाइफ थी। कभी कभी उन्हें मेरे लिए सिंपैथी होती थी, लेकिन हस्बैंड और सन के सामने वह हमेशा उनकी साइड लेती थी। अपनी राय रखने की हिम्मत उनमें नहीं थी। डिनर टेबल पर बैठते ही क्लेयर ने मुस्कुराते हुए बात शुरू की। मैंने सुना फ्रेडा इस बार क्लास में 25th रैंक लाई है। इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट, यह तो किसी मिरेकल से कम नहीं। मैंने मन ही मन कहा, हाँ, क्योंकि मेरे पास सिस्टम है, इसलिए मिरेकल हुआ है। क्लेयर ने होठों पर ताना भरी मुस्कान लाकर कहा, फ्रेडा, तुमने चीट तो नहीं किया। ग्रेड्स खराब होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर तुमने चीटिंग की है तो फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी। तुम अभी अभी घर लौटी हो, इसलिए शायद ये बातें नहीं समझती। उसकी आवाज इतनी मासूम थी कि कोई भी धोखा खा जाए, लेकिन उसके शब्दों में जहर भरा हुआ था। मैं जवाब देती उससे पहले सिस्टम मेरे दिमाग में गालियां देने लगा। क्लेयर, तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। अगर मैं सिर्फ सिस्टम न होता तो अभी तुम्हारा मुंह फाड़ देता। फिर खुद को संभालते हुए बोला, होस्ट, अभी नहीं, उससे मॉरल एट्रीब्यूट पॉइंट्स कट जाएंगे। पहले मिशन पूरा करो, बदला बाद में लेना। जैक ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर तुरंत नजरें फेर ली। तुम लोग उसे क्यों घूर रहे हो? जो करना है करो। बेंजामिन ने सिर उठाया। उनकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। क्लेयर सही कह रही है। क्या तुम्हारे एग्जाम रिजल्ट सच में जेन्युइन है? अब पूरे टेबल की नजर मुझ पर थी। मैंने शांत स्वर में कहा, नहीं। क्लेयर के चेहरे पर तुरंत जीत वाली मुस्कान आ गई। जैक की भौहें सिकुड़ गईं। फिर मैंने आगे कहा, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिया था। फाइनल एग्जाम्स में मैं क्लास फर्स्ट आने वाली हूं। पूरे टेबल पर सन्नाटा छा गया।
क्लेयर लगभग चिल्ला पड़ी, इम्पॉसिबल, तुम्हारे मार्क्स पहले इतने खराब थे। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसलिए तो मैं हाल में इतनी मेहनत कर रही हूँ। चाहो तो मेरा रूम चेक कर लो, मैं 10 वर्कबुक खत्म कर चुकी हूँ। सिस्टम खुशी से उछल पड़ा, एक्सीलेंट शो ऑफ। शो ऑफ करना कितना सुखद है। मार्गरेट ने जल्दी से माहौल संभालने की कोशिश की। असल में मैं फ्रेडा को अक्सर पढ़ते हुए देखती हूँ। बेंजामिन का एक्सप्रेशन थोड़ा नरम हुआ। उम्मीद है तुम सच कह रही हो। तभी जैक ने पहली बार मेरी तरफ सीधे देखकर कहा, बाद में मेरे रूम में आना। मेरे पास 2 नए सेट्स हैं प्रैक्टिस पेपर्स के। अच्छे क्वेश्चंस हैं, पूरा करके मुझे दिखाना। सिस्टम फुसफुसाया, अब इंटरेस्ट दिखा रहा है। मैंने महसूस किया कि यह शो ऑफ सिस्टम अब हर चीज पर कमेंट करने लगा था। शायद शुरुआत में यह मुझसे पूरी तरह सिंक नहीं हुआ था, लेकिन अब तो हर सिचुएशन पर इसकी राय होती थी। ठीक है, मैंने सिर हिला दिया। मुझे पता था जैक का असली मकसद पेपर्स देना नहीं था। वह सिर्फ चेक करना चाहता था कि मैंने चीटिंग की है या नहीं। लेकिन मुझे डर नहीं था। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं सोऊंगी नहीं। वैसे भी अब मैं स्लीप टाइम में सिस्टम स्पेस के अंदर पढ़ाई करती थी। फाइनल एग्जाम्स में फर्स्ट रैंक लाने के लिए मैं पूरी ताकत लगाने वाली थी। तभी सिस्टम बोला, होस्ट, नेशनल एथलीट सर्टिफिकेट वाला टास्क मत भूलो। कौन सा स्पोर्ट चुनना चाहोगी? मेरी रिकमेंडेशन है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। रिजल्ट जल्दी मिलता है, बस दर्द बहुत होता है। मैंने दांत भींचकर कहा, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग ही सही। सिस्टम ने तुरंत घोषणा की, ट्रेनिंग टास्क एक्टिवेटेड। आज से तुम रोज स्कूल तक दौड़कर जाओगी। मैं सन्न रह गई। मतलब 15 किलोमीटर, वो भी 5 केजी बैकपैक के साथ। सिस्टम ने शांत स्वर में कहा, गलत। पहले महीने 5 केजी, दूसरे महीने 10 केजी। कम ऑन होस्ट, तुम फ्रेडा लैम्बर्ट हो। मैं दहाड़ उठी। सिस्टम, तू सच में शैतान है। मेरी जिंदगी अब टॉर्चर कैंप बन चुकी थी। हर सुबह मैं क्लेयर और जैक को लग्जरी कार में स्कूल जाते देखती और खुद 15 किलोमीटर वेट लेकर दौड़ती। सिस्टम हमेशा एक ही डायलॉग बोलता, नो पेन नो गेन। लेकिन 1 महीने बाद रिजल्ट दिखने लगा। मेरा कमजोर शरीर मजबूत हो गया, मसल्स बनने लगी, स्टैमिना कई गुना बढ़ गई और मेरी मूवमेंट्स पहले से कहीं ज्यादा अजाइल हो गई। नेशनल एथलीट मिशन पूरा करने के लिए सिस्टम ने सलाह दी कि मैं स्कूल ट्रैक टीम ज्वाइन करूं और इसी वजह से मैं स्पोर्ट्स सेंटर में रायन ग्रे के सामने खड़ी थी। रायन ने मुझे देखते ही कहा, अब क्या नया ड्रामा शुरू किया है? मैंने मन ही मन पूछा, सिस्टम, रायन ग्रे के बारे में तुम्हारी क्या राय है? सिस्टम ने जवाब दिया, ज्यादा नहीं। मैं चुप रही। रायन को लगा शायद मैं उसे इग्नोर कर रही हूं। उसके कान फिर लाल हो गए। वो और जोर से बोला, क्या तुम अब भी मुझे पसंद करती हो? भले ही मैं तुम्हारा फियांसे हूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा क्लेयर का रहेगा। सिस्टम तुरंत बोला, आत्मविश्वास नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस। और बिना वजह इसका अफेक्शन फिर बढ़ गया। मैंने कहा, एट्रीब्यूट कन्वर्शन। इस बार मैंने सारे पॉइंट्स एक्सप्लोसिव पावर में डाल दिए। रायन ट्रैक टीम का कैप्टन था, लेकिन सच कहें तो वह ज्यादातर टीम का नाम इस्तेमाल करके क्लासेस स्किप करता था। मैंने ऑफिशियली ट्रेनिंग शुरू कर दी, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। रायन की वजह से पूरी टीम को लगने लगा कि मैं उसके पीछे पागल होकर यहाँ आई हूँ। क्लेयर रोज उसके लिए वाटर लेकर आती और मेरे बारे में ताने मारती, होमब्रेकर, अटेंशन सीकर। धीरे धीरे बाकी टीम मेंबर्स भी मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने मुझे आइसोलेट करना शुरू कर दिया। प्रैक्टिस में इग्नोर करते, पीठ पीछे गॉसिप करते, लेकिन मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं बस ट्रेनिंग करती रही, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास खुद को साबित करने का एक मौका आने वाला है।
सिटी स्पोर्ट्स मीट। कोच को फीमेल टीम से सिर्फ एक एथलीट चुननी थी। सिस्टम लगातार मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए कह रहा था। मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया और उसके बाद मानो बम फट गया। कंपटीशन और नफरत का मिश्रण खतरनाक साबित हुआ। एक दिन ट्रैक टीम की कुछ लड़कियों ने मुझे चेंजिंग रूम में घेर लिया। क्लेयर भी वहीं मौजूद थी। फीमेल टीम कैप्टन ने गुस्से से मुझे धक्का दिया। तुम अभी टीम में आई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की? रायन के पीछे भागते हुए टीम ज्वाइन की और अब कंपटीशन की स्पॉट भी छीनना चाहती हो? क्लेयर ने तुरंत आग में घी डाला। फ्रेडा, तुम्हें रजिस्ट्रेशन वापस ले लेना चाहिए। जो लोग सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी जगह लेने की कोशिश करना गलत है। मैंने भौहें उठाई। क्यों? टीम सिलेक्शन कंपटीशन से नहीं होती क्या? जो जीतेगा वही जाएगा। मैंने रजिस्ट्रेशन किया है। अगर मैं हार गई तो स्पॉट मुझे वैसे भी नहीं मिलेगी। फीमेल कैप्टन कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। या फिर तुम्हें डर है कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगी? मेरी बात सुनकर पूरा चेंजिंग रूम शांत हो गया। फीमेल कैप्टन ने तुरंत सिर हिलाया। इम्पॉसिबल, हम तुमसे ज्यादा समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं, टीम कैप्टन ने आत्मविश्वास से कहा। मैंने कंधे उचकाए। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? उसे क्या पता था कि मैं रोज 15 किलोमीटर वेट लेकर दौड़ती हूँ। लेकिन क्लेयर जानती थी। वह हर सुबह अपनी मर्सिडीज में बैठकर मुझे दौड़ते हुए देखती थी। उसे अच्छी तरह पता था कि मैं कंपटीशन में किसी को भी चैलेंज दे सकती हूँ। जब उसने टीम कैप्टन को पीछे हटते देखा तो वह तुरंत बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या पता ये सीक्रेट ट्रेनिंग कर रही हो। फिर अगले ही पल उसने ऐसी बात कह दी कि पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। क्यों न इसके पैर ही तोड़ दिए जाए। कुछ सेकंड तक किसी को समझ ही नहीं आया कि उसने क्या कहा है। हम सब उसे घूरते रह गए। टीम कैप्टन सबसे ज्यादा शॉक में थी। नहीं, ये तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सिस्टम तुरंत बोला, लगता है ये सच में पागल हो गई है। बेशक क्लेयर का सजेशन किसी ने नहीं माना, लेकिन उसकी इस हरकत का एक साइड इफेक्ट हुआ। स्कूल में उसकी इमेज और सपोर्ट दोनों कम होने लगे। मैंने सिस्टम से कहा, क्लेयर को इग्नोर करो, वो बस ड्रामा कर रही है। सिस्टम ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, होस्ट, याद रखो, तुम्हारा गोल क्लेयर से लड़ना नहीं है। तुम्हारा गोल है स्ट्रॉन्ग बनना और ऐसे बैटलफील्ड्स तक पहुंचना जहां रिसोर्सेज ज्यादा हों। कंपटीशन की डेट नजदीक आ रही थी, लेकिन आखिरकार मैं उस इवेंट में भाग ही नहीं ले पाई। कंपटीशन वाले दिन सुबह क्लेयर ने मेरे मिल्क में कुछ मिला दिया। पूरा दिन मेरा स्टमक खराब रहा। मैं बाथरूम और क्लासरूम के बीच चक्कर लगाती रही। कंपटीशन तो दूर, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैंने गुस्से में कहा, सिस्टम, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? सिस्टम बिल्कुल शांत था। मैं क्यों रोकता? वैसे भी मेरा इरादा कभी तुम्हें इस कंपटीशन में भेजने का था ही नहीं। मैं हैरान रह गई। क्या मतलब? सिस्टम ने गर्व से कहा। और हाँ, रायन ने क्लेयर को तुम्हारे ड्रिंक के साथ छेड़छाड़ करते हुए देख लिया था। उसका अफेक्शन फिर बढ़ गया। वैसे मैंने वो पॉइंट्स पहले ही कन्वर्ट कर दिए हैं। फिर उसने जोड़ा, किसी आदमी का अफेक्शन दुनिया की सबसे बेकार करेंसी है। अब मुझे समझ आया। सिस्टम शुरू से ही इस कंपटीशन को लेकर सीरियस नहीं था। उसके हिसाब से स्कूल ट्रैक टीम सिर्फ एक कवर थी। असल प्लान कुछ और था। उसने डेटा एनालिसिस करके मेरे लिए एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटी ढूंढ ली थी। वहां से मैं सीधे काउंटी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकती थी और अच्छा परफॉर्मेंस देने पर नेशनल एथलीट क्वालिफिकेशन मिल सकती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, सिस्टम, तुम काफी चालाक हो। सिस्टम गर्व से बोला, सिली चाइल्ड, तुम जानती हो शो ऑफ का हाईएस्ट लेवल क्या होता है। पहले सबको यकीन दिलाऊं कि तुम कुछ नहीं कर सकती, फिर अचानक सामने आकर सबके चेहरे पर थप्पड़ मार दो।
मैंने सिस्टम की प्लानिंग फॉलो की। एट्रीब्यूट पॉइंट्स और लगातार ट्रेनिंग की वजह से मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। कुछ ही समय बाद मैं नेशनल एथलीट क्वालिफिकेशन हासिल करने में सफल हो गई। सर्टिफिकेट आने का इंतजार करते हुए क्ले ने मेरे खिलाफ नई रूमर्स फैलानी शुरू कर दी। कभी कभी मुझे उसकी एनर्जी देखकर सच में हैरानी होती थी। अगर वो अपनी एनर्जी सही जगह लगाती तो शायद बहुत आगे जा सकती थी। सिस्टम ने भी कमेंट किया, मैंने क्ले के लिए परफेक्ट जॉब ढूंढ ली है, इंटरनेट ट्रॉल। अगर वो तुम्हें टारगेट करना छोड़कर फुल टाइम ट्रॉल बन जाए तो शायद अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंच जाए। क्ले ने अपनी फ्रेंड्स के जरिए पूरे स्कूल में बातें फैलानी शुरू कर दी। वो ट्रेनिंग नहीं कर रही, बस रायन के पीछे भाग रही है। रायन और क्ले बचपन से साथ हैं। बीच में घुसने की कोशिश करना कितना डेस्परेट है। मैं जवाब देने ही वाली थी कि अचानक क्लासरूम के बाहर से रायन की आवाज गूंज उठी, बकवास बंद करो। पूरा कॉरिडोर शांत हो गया। रायन दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आवाज इस बार बिल्कुल गंभीर थी। मेरा फ्रेडा के साथ कोई रोमांटिक रिलेशन नहीं है और उसने भी कभी मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वो सच में ट्रेनिंग कर रही थी। फिर उसकी नजर क्लेयर पर टिक गई। और जहां तक कंपटीशन मिस करने की बात है, मुझे लगता है तुम अच्छी तरह जानती हो क्यों, क्लेयर। उसकी आंखें किसी युवा लेपर्ड की तरह तेज थीं। क्लेयर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी हजेल आईज में तुरंत आंसू भर आए। वह इतनी दुखी दिख रही थी जैसे रायन का मेरा पक्ष लेना उसके लिए असहनीय हो। आसपास खड़े स्टूडेंट्स अब मुझे और रायन को शक भरी नजरों से देखने लगे। स्पष्ट था कि उन्हें लग रहा था हमारे बीच कुछ चल रहा है। क्लेयर रोते हुए अपना चेहरा ढककर भाग गई। सबकी निगाहें मेरी तरफ मुड़ गईं। मैंने तुरंत हाथ उठा दिए। गलत मत समझो, वो इसलिए रो रही है क्योंकि रायन ने उसे डांटा है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं स्कूल में रायन से मुश्किल से बात करती हूँ। मेरे पास तो मोबाइल फोन तक नहीं है। मैंने पूरी मासूमियत से दोनों हाथ फैला दिए, लेकिन लोगों के मन में शक अभी भी बना हुआ था। उसी समय बेल बज गई। हमारी फॉर्म टीचर अंदर आई। उनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, फ्रेडा, तुम्हारा नेशनल एथलीट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आ गया है। आओ और इसे कलेक्ट करो। मैं खड़ी हो गई। यस मिस। अगले ही पल पूरी क्लास खामोश हो गई, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। सबकी आंखें सर्टिफिकेट पर थीं। पीछे बैठा रायन हंस पड़ा। अब बोलो। जो लोग कह रहे थे कि ये ट्रेनिंग नहीं करती, उन्हें खुद को 2 थप्पड़ मार लेने चाहिए। सिस्टम खुशी से उछल पड़ा। ब्रिलियंट। फिर से शो ऑफ हो गया। इस टास्क के कंप्लीट होने पर मुझे बड़ी मात्रा में एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। दूसरी तरफ क्लेयर की रेपुटेशन को फिर नुकसान पहुंचा। अब उसे भी समझ आने लगा था कि स्कूल में मेरी इमेज खराब करना आसान नहीं रहा, लेकिन उसके पास अभी एक बैटलफील्ड बाकी था, लैम्बर्ट फैमिली, और वहां उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जैक। मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर हमेशा क्लेयर का साइड लेता था। यह बात मुझे कभी समझ नहीं आई। मैंने सिस्टम से पूछा, जैक मेरा असली भाई है, फिर वो हमेशा क्लेयर का सपोर्ट क्यों करता है? सिस्टम हंस पड़ा। सिली चाइल्ड, तुम लैम्बर्ट फैमिली की ब्लड एयर हो। तुम्हारे पास इनहेरिटेंस राइट्स हैं। तुम चाहे जो कर लो। जैक तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नजर में तुम रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन हो। सिस्टम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, होस्ट, याद रखो, तुम लव और रिस्पेक्ट के लिए नहीं लड़ रही हो। पावर और मनी हासिल करो। लव और रिस्पेक्ट अपने आप पीछे आएंगे। उसकी बात सुनकर जैसे मेरे दिमाग का कोई ताला खुल गया। सिस्टम मिलने से पहले मैं कितनी बेवकूफ थी। मैं सच में सोचती थी कि एक दिन जैक मुझे अपनी बहन मान लेगा। अब समझ आया मैं कितनी नाइव थी। नेशनल एथलीट सर्टिफिकेट लेकर जब मैं घर पहुंची तो मुझे लगा कम से कम मॉम डैड मेरी तारीफ करेंगे।
लेकिन बेंजामिन लैम्बर्ट ने ठंडे स्वर में कहा, क्लेयर ने मुझे सब बता दिया है। लैम्बर्ट फैमिली के बच्चों को इन बेकार चीजों की जरूरत नहीं। स्पोर्ट्स में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बस अच्छी पढ़ाई करो और फैमिली को एम्बैरस मत करो। फिर उन्होंने जैक की तरफ इशारा किया। अपने भाई को देखो, फिर से स्कूल फर्स्ट आया है और फिजिक्स ओलंपियाड में भी भाग ले रहा है। सिस्टम तुरंत बोला, होस्ट, तुम भी ओलंपियाड ज्वाइन करो और इन्हें दिखा दो। मेरे स्पेस में टॉप ट्यूटर्स मौजूद हैं। मैं अभी ट्रेनिंग अरेंज करता हूँ। सिस्टम की वजह से इस बार फादर की बातें मुझे ज्यादा हर्ट नहीं कर पाई। मैं चुपचाप अपने रूम में चली गई और सिस्टम स्पेस में फिजिक्स पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते मैंने धीरे से कहा, सिस्टम, मैं खुश हूं कि तुम मेरे साथ हो। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं अभी भी यही सोच रही होती कि डैड मुझे पसंद क्यों नहीं करते। सिस्टम ने जवाब दिया, उस बात पर मत अटको। अगर तुम्हारी सक्सेस के बाद भी वो तुम्हारी तारीफ नहीं करते तो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं है, उनकी नेचर में है। फिर उसने अपने बिजनेस मोड में कहा, वैसे मेहनत करती रहो। तुम टास्क्स कंप्लीट करोगी तो मुझे एनर्जी मिलेगी और तुम्हें एट्रीब्यूट पॉइंट्स। ये विन विन पार्टनरशिप है। मैं कुछ देर सोचती रही। फिर मेरे मन में एक सवाल आया, सिस्टम, तुमने मुझे क्यों चुना? जैक मुझसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। सिस्टम ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा ड्रामेटिक पोटेंशियल है। ट्रैजिक बैकग्राउंड, ब्यूटीफुल अपीयरेंस और लगातार स्ट्रॉन्गर होती हुई हीरोइन। ऐसी स्टोरी से मुझे ज्यादा एनर्जी मिलती है। मैं और क्यूरियस हो गई, तो तुम लोग कौन हो? सिस्टम ने जवाब दिया, हम अलग डायमेंशन के बीइंग्स हैं। सिस्टम बनना हमारी प्रोफेशन है। हम लोअर डायमेंशंस की लाइव्स बदलते हैं। कुछ व्यूअर्स ये स्टोरीज देखते हैं, हमें एनर्जी मिलती है और तुम्हें रिवॉर्ड्स। सबका फायदा। मैंने धीरे से पूछा, तो तुम हायर डायमेंशन के क्रीचर हो? दिखते कैसे हो? सिस्टम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कुछ हद तक ह्यूमंस जैसे, बस ज्यादा एडवांस्ड। और टेंटिकल्स भी होते हैं, तुम इमेजिन नहीं कर पाओगी। अब सवाल बंद करो और फिजिक्स पढ़ो। स्पष्ट था कि सिस्टम अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। मैं मुस्कुरा दी, फिर पढ़ाई में लग गई। मैं सिस्टम की आभारी थी और चाहती थी कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूं कि उसे भी ज्यादा एनर्जी मिले। मेमोरी और कंप्रिहेंशन बढ़ने के बाद मेरी लर्निंग स्पीड कई गुना बढ़ चुकी थी। फिजिक्स ओलंपियाड का पूरा मटेरियल खत्म करने के बाद मैंने कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया और संयोग से मुझे और जैक को एक ही ओलंपियाड क्लास में रखा गया। जब जैक ने मुझे वहां देखा तो उसके हमेशा शांत रहने वाले चेहरे पर पहली बार थकान और झुंझलाहट की झलक दिखाई दी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी फाउंडेशन अभी भी बहुत कमजोर है। जैक ने मुझे देखते ही ठंडी आवाज में कहा, तुम फिजिक्स ओलंपियाड के लिए सूटेबल नहीं हो। लैम्बर्ट फैमिली का नाम खराब मत करना। सिस्टम तुरंत भड़क गया, क्या शो ऑफ है। असल में इसे डर है कि तुम इसे पीछे छोड़ दोगी। फिर उसने कहा, होस्ट, इधर आओ, तुम्हारे लिए प्रीमियम ट्यूटर पैकेज एक्टिवेट करता हूं। मैं मुस्कुरा दी, थैंक्स सिस्टम, तुम सबसे बेस्ट हो। सिस्टम ने गर्व से जवाब दिया, जो एनर्जी तुमने कमाई है उसी से ये सब हो रहा है, क्रेडिट तुम्हें जाता है। सिस्टम की हेल्प से मैं बहुत जल्दी जैक से आगे निकल गई। बाहर से वह हमेशा की तरह काम दिखता था, लेकिन मैं समझ सकती थी कि अंदर से वह परेशान होने लगा था। मैं दिन रात पढ़ रही थी। हाँ, सिस्टम मेरी इंटेलिजेंस बढ़ा सकता था, मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे सकता था, लेकिन पढ़ाई मेरे बदले नहीं कर सकता था। मेहनत मुझे ही करनी पड़ती थी। जैसे जैसे मेरे मार्क्स जैक से ऊपर जाने लगे, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन टीचर ने हम दोनों को बुलाया, तुम दोनों सिबलिंग्स हो,
नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए टीम बनाकर पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? जैक ने तुरंत मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे पीछे मत खींचना। सिस्टम हंस पड़ा। कितना शो ऑफ है। असल में नेशनल लेवल पर यह सिर्फ डेकोरेशन पीस है। मैंने विनम्रता से मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा। कंपटीशन शुरू हुआ और वहीं जाकर मुझे असली दुनिया दिखाई दी। स्कूल में जैक जीनियस लगता था, लेकिन नेशनल लेवल पर वह औसत से थोड़ा ही ऊपर था। वहां हर तरफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स भरे पड़े थे। सच कहूं तो अगर मेरे पास सिस्टम न होता तो शायद मैं भी फेल हो जाती, लेकिन आखिरकार मैंने काउंटी टीम की तरफ से गोल्ड मेडल जीत लिया और उसी के साथ मुझे एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन का अधिकार मिल गया। सिस्टम खुशी से बोला, अब तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम्हारा मिशन तो था कि मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाऊं। सिस्टम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम हाल में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। मुझे लगता है डायरेक्ट एडमिशन ही ठीक है। खुद को इतना मत थकाओ। मैं हल्का सा मुस्कुराई। मुझे महसूस हुआ सिस्टम अब सिर्फ मिशन कंप्लीट कराने वाला टूल नहीं रह गया था। उसे मेरी सच में चिंता होने लगी थी। और सच भी था। हाल के दिनों में नहाते समय मेरे बाल झड़ने लगे थे। ब्रेन ओवरलोड की वजह से मैं आधी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। गोल्ड मेडल की खुशी मनाते हुए अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया, अगर मैंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं दिया तो क्या सिस्टम गायब हो जाएगा? आखिर उसका फाइनल गोल तो वही था। मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर सिस्टम बोला, मेरे पास एनर्जी कोटा है। जब वो पूरा हो जाएगा तो मुझे जाना होगा। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल बैठ गया। ऐसा लगा जैसे भीतर कुछ टूट गया हो। सिस्टम सिर्फ मेंटोर नहीं था, वह मेरा फ्रेंड भी बन चुका था। एक पल के लिए मेरे मन में स्वार्थी ख्याल आया, काश उसकी एनर्जी कभी पूरी न हो। काश वह हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को डांट दिया। मैं उसे अपनी वजह से रोक नहीं सकती थी। शायद मेरी उदासी महसूस करके सिस्टम बोला, इमोशनल मत बनो। हम अलग अलग डायमेंशंस के हैं। क्या ये कम है कि हम एक दूसरे की जिंदगी में आए, साथ चले और साथ ग्रो किए? फिर वह हल्का सा हंसा। चलो तुम्हें अपना असली नाम बता देता हूं। मैं सिर्फ सिस्टम नहीं हूं। तुम मुझे टोबी कह सकती हो। टोबी। मैंने पहली बार उसका नाम दोहराया। उस दिन हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। शायद बाहर से मैं किसी खोई हुई इंसान जैसी लग रही थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद किसी ने हमें इंटरप्ट कर दिया। वह थे बेंजामिन लैम्बर्ट, मेरे नाम मात्र के फादर। पहली बार उन्होंने मुझे अपने स्टडी रूम में बुलाया, वही कमरा जो लैम्बर्ट फैमिली की पावर और रिसोर्सेस का सिंबल था। मैंने सोचा, शायद आखिरकार फादर मुझे फैमिली रिसोर्सेस का थोड़ा हिस्सा देने वाले हैं, लेकिन मैं गलत थी। बेंजामिन काले लेदर सोफा पर बैठे थे। उनकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी और निर्णायक थी। तुम्हारे स्कूल में एक डायरेक्ट एडमिशन स्पॉट है। मैं प्रिंसिपल से बात कर चुका हूं। जो डायरेक्ट एडमिशन तुमने जीता है वह जैक को मिलेगा। मेरे चेहरे का रंग बदल गया। बेंजामिन आगे बोले, इस तरह जैक 1 साल पहले यूनिवर्सिटी जा सकेगा और जल्दी कंपनी ज्वाइन कर पाएगा। हमारी फैमिली टेक इंडस्ट्री में है। उसके सीवी में डायरेक्ट एडमिशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर उन्होंने ऐसे कहा जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहे हों। बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे अकाउंट में 300,000 ट्रांसफर कर दूंगा। कुछ अच्छे क्लोथ्स और ज्वेलरी खरीद लेना। इतना साधारण मत दिखा करो। उनकी आवाज में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ आदेश था। पास बैठा जैक चुप था, जिसे सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला था, लेकिन उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा और फिर सिस्टम मेरे दिमाग में फट पड़ा। क्या बकवास है ये?
300,000 डायरेक्ट एडमिशन की कीमत उसके सामने कुछ भी नहीं। 3 मिलियन भी कम पड़ जाए। होस्ट, ये तुम्हारा अपॉर्चुनिटी छीन रहे हैं और ऊपर से एहसान जता रहे हैं। ऐसा फादर मैंने कभी नहीं देखा। मैंने मन ही मन कहा, अगर मैं मना भी कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? फादर ने सब पहले ही फिक्स कर रखा है। सिस्टम और भड़क गया। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? ये तुम्हारे रिसोर्सेज हैं। जहन्नुम में जाए ऐसा फादर। उठो, लड़ो, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूं। जाकर दोनों को एक एक थप्पड़ मारो। मैंने बेंजामिन और जैक को देखा। अचानक मुझे सब कुछ बेहद मीनिंगलेस लगा। मैंने शांत आवाज में कहा, मैं आप लोगों से सारे रिश्ते खत्म करना चाहती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं आगे बोली, जब मैं लैम्बर्ट फैमिली में आई थी तब भी मेरी लीगल गार्डियनशिप फॉस्टर मदर से ट्रांसफर नहीं हुई थी। मैं आप लोगों से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। तुम सब घिनौने हो। मेरी आवाज पूरी तरह शांत थी, लेकिन शब्द बेहद तीखे। सिस्टम खुशी से चिल्लाया, यही मेरी गर्ल है। इन स्कमबैग से रिश्ता तोड़ दो। बेंजामिन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि फैमिली की सबसे नीचे समझी जाने वाली मेंबर उन्हें चुनौती देगी। वह गुस्से में खड़े हो गए। अकृतज्ञ लड़की, तुम्हें लगता है हम तुम्हें घर लाना चाहते थे? अगर हमें डर नहीं होता कि कोई तुम्हारा इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है तो तुम्हारे जैसी कॉमन पीपल के बीच पली हुई लड़की हमारे सामने खड़े होने लायक भी नहीं थी। मैं हंस पड़ी। अगर मैं इतनी बेकार हूँ तो आपका बेटा मेरा डायरेक्ट एडमिशन क्यों चुरा रहा है? क्या इसका मतलब वो मुझसे भी ज्यादा बेकार है? मेरी बात सुनते ही जैक उछलकर खड़ा हो गया। वह सीधे मेरी तरफ आया और मेरे बाल पकड़ लिए। तेज दर्द से मेरी सांस निकल गई। सिस्टम गरजा, मारो दोनों को। मैं सारी एनर्जी अभी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अचानक मुझे पूरे शरीर में ताकत दौड़ती हुई महसूस हुई। मैंने बिना सोचे एक पंच सीधे जैक के चेहरे पर दे मारा। धड़ाम। जैक 2 कदम पीछे लड़खड़ाया और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी मुट्ठी उठाकर बेंजामिन की तरफ देखा। या तो हम सारे रिश्ते खत्म करते हैं या फिर मैं पुलिस और मीडिया तक जाऊंगी। अब मेरा आप जैसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। बेंजामिन एक कदम पीछे हट गए। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर भी वह धमकी देने की कोशिश कर रहे थे। मैं इस मामले को हैंडल करूंगा। आज से तुम लैम्बर्ट फैमिली का हिस्सा नहीं हो। मैंने अपनी मुट्ठी से धूल झाड़ी और कहा, वैसे भी कोई लैम्बर्ट बनना नहीं चाहता। स्टडी रूम से बाहर निकलते ही मेरी नजर क्लेयर पर पड़ी। वह हल्के रंग की ड्रेस में हमेशा की तरह एलिगेंट लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में मजाक था। तो आखिर फादर और जैक से लड़ ही ली तुम। वह मुस्कुराई। अच्छा हुआ, अब मुझे खुद तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगले ही पल उसने अपना एक्सप्रेशन बदल लिया। चेहरे पर चिंता और मासूमियत ले आई। मैंने देखा, वह भागती हुई स्टडी रूम की तरफ गई और जोर से चिल्लाई, जैक, जैक। मैंने माथा पकड़ लिया। सबसे पहले एम्बुलेंस बुलानी चाहिए थी। ड्रामा क्वीन। लैम्बर्ट हाउस छोड़ने के बाद मैं सड़क पर अकेली चल रही थी। कुछ देर बाद मैंने धीरे से कहा, टोबी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर पुकारा, टोबी। कई बार आवाज लगाने के बाद आखिरकार जवाब मिला, लेकिन उसकी आवाज बेहद कमजोर थी। होस्ट, मुझे मत बुलाओ प्लीज, अब और मत बुलाओ। मैं घबरा गई। टोबी, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा। मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर ली। मेरा दिल धक से रह गया। क्या इसलिए क्योंकि तुमने मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाई थी? अचानक मुझे बहुत गिल्टी महसूस होने लगा। टोबी, सिस्टम ने धीरे से कहा, वैसे ये सिस्टम वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता।
हम लॉ एंड ऑर्डर वाली सोसाइटी से आते हैं। मैंने रूल्स तोड़े थे, इसलिए पनिशमेंट मिला। मेरा दिल बैठ गया। क्या पनिशमेंट? कुछ सेकंड चुप रहने के बाद टोबी बोला, बस। मेरे 2 टेंटिकल्स चले गए। कोई बड़ी बात नहीं है, वापस उगाएंगे। जब ठीक हो जाऊंगा तो टूटे हुए टेंटिकल्स तुम्हें सौवेनियर के तौर पर दे दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। लैम्बर्ट हाउस छोड़ते समय भी मैं नहीं रोई थी, लेकिन टोबी के घायल होने की बात सुनकर सच में दर्द हुआ। मैंने जल्दी से कहा, तुम मुझे और टास्क्स दो, मैं सब करूंगी ताकि तुम्हें एनर्जी मिले। दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर हल्की सी फुफकार जैसी आवाज आई। लग रहा था टोबी सचमुच दर्द में था। लैम्बर्ट हाउस छोड़ने के बाद मेरे पास सिर्फ मेरा आईडी कार्ड और थोड़े से पैसे थे। सबसे पहले मुझे रहने की जगह ढूंढनी थी। रात हो चुकी थी। काले आसमान में चमकता हुआ चांद टंगा था। उसकी हल्की रोशनी सड़कों पर बिखरी हुई थी। मैं अकेली चल रही थी, लेकिन पूरी तरह अकेली नहीं, क्योंकि टोबी अभी भी मेरे साथ था। मैंने मन ही मन कहा, टोबी, इतना मत सोचो। अर्ली एडमिशन चला गया तो क्या हुआ? कम से कम लैम्बर्ट पागलखाना तो छोड़ दिया। अब मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दूंगी, फर्स्ट रैंक लाऊंगी और तुम्हारे लिए ढेर सारी एनर्जी कमाऊंगी। टोबी की झुंझलाई हुई आवाज आई। मैं बस नहीं चाहता था कि तुम खुद को इतना थकाओ। मुझे लगा अर्ली एडमिशन काफी होगा। फिर उसने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, तुम्हें लगता है सिटी टॉप करना आसान है? 18 घंटे रोज पढ़ने के बाद भी मुझे डर लगता है कि तुम खुद को खत्म कर दोगी। मैं हल्का सा हंसती। उसकी डांट के पीछे छिपी चिंता साफ महसूस हो रही थी। कोई बात नहीं, मुझे हार्ड स्टडी की आदत हो गई है। टोबी, बस देखते जाओ, मैं तुम्हारे लिए एनर्जी कमाकर दिखाऊंगी। टोबी ने आह भरी। टिपिकल फ्रेडा। बेंजामिन ने बहुत जल्दी मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और पहली बार मैं अपने जीवन की हेड ऑफ हाउस होल्ड बन गई। बेशक डॉक्यूमेंट्स देते समय भी उन्होंने ताना मारा, बाद में रोती हुई वापस मत आना, लैम्बर्ट फैमिली तुम्हारा स्वागत नहीं करेगी। मॉम ने हमेशा की तरह फादर और जैक का साथ चुना। जाते जाते उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, बस उनसे सॉरी बोल दो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वह मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उनका प्यार इतना मजबूत नहीं था कि वह मेरे लिए खड़ी हो सके। समय बीतने लगा। एनर्जी कम होने की वजह से टोबी धीरे धीरे कम बात करने लगा। अब वह दिन में सिर्फ कुछ मिनट ही मुझसे बात कर पाता था। स्टडी बफ्स देना भी बंद हो गया। अब मुझे पूरी तरह अपनी मेहनत पर निर्भर रहना था। मुझे टोबी का लैंग्वेज टास्क याद आया, इसलिए मैंने जापानीज और कोरियन सीखना शुरू कर दिया। ऑनलाइन कोर्सेज देखकर पढ़ती। टास्क में मास्टरी नहीं, सिर्फ कॉम्पिटेंसी चाहिए थी। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखती, उम्मीद करती कि इससे टोबी को कुछ एनर्जी मिलेगी। लैम्बर्ट फैमिली से रिश्ता टूटने के बाद रायन एक बार मुझसे मिलने आया। उसका चेहरा पके हुए फल की तरह लाल था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत हिम्मत जुटाकर आया हो। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, मुझे पता है क्लेयर ने क्या किया था, और ये भी पता है कि लैम्बर्ट फैमिली ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हारी मेहनत और डिटर्मिनेशन की रिस्पेक्ट करता हूँ। वह थोड़ा झिझका। मुझे ग्रे फैमिली भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरे फादर ने तुम्हारे रिजल्ट्स देखे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। अगर लैम्बर्ट फैमिली तुम्हें परेशान करेगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने उसकी साफ और ईमानदार आंखों की तरफ देखा, फिर बस इतना कहा, ओह थैंक यू। रायन का चेहरा अचानक चमक उठा, जैसे किसी ने उसके अंदर लाइट ऑन कर दी हो। उसी समय लंबे समय बाद टोबी का मैसेज आया, फ्रीडा, ये लड़का तुम्हारे प्यार में पड़ गया है।
अफेक्शन लेवल आसमान छू रहा है, इसे एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। फिर उसने तुरंत जोड़ा, और रोमांस में मत पड़ जाना। भविष्य में और भी लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगी तो सब तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। मैं हंस पड़ी। टोबी, तुम भी कमाल हो। पहले कहते हो लव बेकार है, फिर कहते हो बहुत लोग मुझ पर फिदा होंगे। टोबी चुप हो गया। मैंने धीरे से कहा, एक सीक्रेट बताऊं? जब मैं पहली बार लैम्बर्ट फैमिली में आई थी तब कोई मुझे पसंद नहीं करता था। मुझे बस इतना पता था कि मेरा एक नॉमिनल फियांसे है, और सिंडरेल की तरह मैंने भी कभी सपना देखा था शायद वो प्रिंस होगा जो आकर मुझे बचा लेगा। मैं हल्का सा मुस्कुराई। फिर एक दिन स्कूल में मैंने दूर खोला और ऊपर से ठंडा गंदा पानी मेरे ऊपर गिरा। सिर से लेकर पैर तक भीग गई थी। जब मैंने अपने फियांसे की आंखों में वो मौकरी देखी, उसी दिन समझ गई कि किसी के प्यार का इंतजार करना सिर्फ एक इल्यूजन है। मैंने ये बात जोक की तरह सुनाई। सोचा था टोबी हंसेगा या फिर मजाक उड़ाएगा, लेकिन वह कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, ये फनी नहीं है फ्रेडा, काश तुम मेरे डायमेंशन में होती तो मेरे 8 टेंटिकल से मैं एक एक करके सबके मुंह पर थप्पड़ मारता। उसकी बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई। ग्रे फैमिली ने सचमुच अपना वादा निभाया। उनकी वजह से लैम्बर्ट फैमिली ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। आखिरकार मुझे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए पूरा सुकून मिल गया। एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया और मैं सिटी टॉपर बन गई। रिजल्ट देखते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं पहली बार लैम्बर्ट फैमिली में लौटी थी। डरी हुई, कमजोर, नजरअंदाज की हुई। और फिर टोबी आया था। उसने मुझे सिखाया था कि लोगों का प्यार जीतने में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ऊंचे बैटलफील्ड्स पर लड़ो, खुद को मजबूत बनाओ। ये फर्स्ट रैंक टोबी के लिए एनर्जी बनने वाली थी, लेकिन मैं जानती थी अब हमारा अलग होने का समय करीब आ रहा था। रिजल्ट आने के बाद अचानक पूरी सिटी की नजर मुझ पर आ गई। मीडिया इंटरव्यूज, न्यूज रिपोर्ट्स, स्पॉन्सरशिप ऑफर्स, सब कुछ एक साथ आने लगा। रायन के फादर भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने लैम्बर्ट फैमिली द्वारा मुझे घर से निकालने वाली स्टोरी पब्लिक कर दी और उसी का इस्तेमाल लैम्बर्ट फैमिली के खिलाफ बिजनेस वॉर में करने लगे, क्योंकि ग्रे फैमिली पहले से लैम्बर्ट बिजनेस को एक्वायर करने की कोशिश कर रही थी। इंटरनेट पर पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह लैम्बर्ट फैमिली के खिलाफ हो गया। फ्रॉड, फेक डॉटर को प्रेफर करना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह के आरोप लगने लगे। लेकिन सच कहूं, मुझे इनमें से किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैं सिर्फ टोबी के बारे में सोच रही थी। हर दिन उससे एक ही सवाल पूछती, टोबी तुम कब जाओगे? वह हर बार चिढ़ जाता। फिर वही सवाल, क्या तुम इतनी जल्दी मुझे भगाना चाहती हो? मैं धीरे से कहती, नहीं, मैं बस जानना चाहती हूं, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? कुछ पल चुप रहने के बाद टोबी कहता, जाकर सो जाओ बच्ची। उसने कभी सीधा जवाब नहीं दिया, शायद उसके पास भी नहीं था, लेकिन मैंने महसूस किया शायद टोबी भी फ्यूचर के बारे में उम्मीद नहीं करना चाहता था। उसका सिद्धांत साफ था, जिस चीज का फ्यूचर नहीं है उससे अटैच मत हो। प्रेजेंट में जियो, आगे बढ़ो बिना पछतावे के। मैंने सारी भावनाएं अपने दिल में दबा ली। लेकिन दूसरी तरफ लैम्बर्ट फैमिली की हालत खराब होती जा रही थी। मेरी वजह से उनकी रेपुटेशन को बहुत नुकसान हुआ था। कंपनी के स्टॉक प्राइस तक गिरने लगे थे। आखिरकार जैक ने फैसला किया कि अब वो खुद मैदान में उतरेगा और उसने सबसे गंदी चाल चली, मेरी रेपुटेशन बर्बाद करने की। अगर सिटी टॉपर का कोई कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो वायरल हो जाए तो जीनियस होने का कोई फायदा नहीं रहता। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें सच से मतलब नहीं होता।
उन्हें सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को नीचे गिराना पसंद होता है। वो कहेंगे, हाँ, पढ़ाई में अच्छी होगी, लेकिन कैरेक्टर तो खराब है। अगर तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम भी वैसे ही होंगे। घिनौनी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन अक्सर काम कर जाती थी। न टोबी, दोनों में से किसी ने नहीं सोचा था कि फ्यूचर सीईओ बनने वाला इंसान इतना नीचे गिर सकता है। और इसी वजह से जब हम दोनों बिल्कुल गार्ड डाउन किए हुए थे, मुझे किडनैप कर लिया गया। एक आदमी ने मेरी गर्दन पर नाइफ रख दी। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को काम रहने पर मजबूर किया। मैंने धीरे से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? अगर मनी चाहिए तो मैं तुम्हें जितना किसी ने दिया है उसका डबल दे सकती हूँ। मेरी कॉलर पर रखी ठंडी नाइफ की धार हल्का सा कट लगाते हुए सरक गई। वो आदमी हंस पड़ा। अरे लड़की, अगर आराम से कोऑपरेशन करोगी तो हम भी जेंटल रहेंगे। बस कुछ वीडियोस बनानी है। मैंने सोचा था टोबी पहले की तरह मेरे कानों में गुस्से से चिल्लाएगा। मैं उम्मीद कर रही थी कि उसकी वही गरजती हुई आवाज मेरे दिमाग में गूंजेगी, लेकिन उस पल कुछ अलग हुआ। टोबी की आवाज बिल्कुल शांत थी, दृढ़, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। ठंडे और अंधेरे वेयरहाउस में 6 आदमी खड़े थे। उनके चेहरों पर खतरनाक मुस्कान थी। वो कुछ अश्लील बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे उनकी एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे सिर्फ टोबी की आवाज सुनाई दे रही थी, नरम लेकिन अटल। सारी एनर्जी फ्रेडा को ट्रांसफर करो। होस्ट की कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटीज को मैक्सिमम तक एनहांस करो। बीप बीप, कुछ सेकंड की खामोशी, फिर सॉरी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरी सांस रुक गई। टोबी, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस ने ले ली। फ्रेडा लैम्बर्ट, ऑल एट्रीब्यूट्स मैक्सिमाइज्ड, ड्यूरेशन 1 डे। उस पल मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। अचानक दुनिया बदल गई। मैं उन 6 आदमियों की हर छोटी से छोटी मूवमेंट देख पा रही थी। उनकी सांसों की गति, उनकी मसल मूवमेंट्स, यहां तक कि उनके शरीर के वो वाइटल पॉइंट्स भी, जहां वार करने से इंसान मर सकता था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं नाइफ को नहीं देख रही थी, मैं उन आदमियों को भी नहीं देख रही थी। मैं सिर्फ एक बात सोच रही थी, मेरा टोबी चला गया। अगले ही पल मैंने हमलावर की नाइफ पकड़ ली। सब कुछ इतना तेज हुआ कि किसी को समझने का मौका नहीं मिला। मैंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया, फेटल अटैक से बचते हुए एक एक करके सभी 6 आदमियों को गिरा दिया। आधा घंटा बाद मैं पुलिस स्टेशन में बैठी थी। मेरे पास सबूत थे, वीडियोस थे, रिकॉर्ड्स थे और सच था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जल्द ही किडनैपिंग और मर्डर अटेम्प्ट की पूरी साजिश सामने आ गई। मास्टरमाइंड था जैक लैम्बर्ट। उसे अरेस्ट कर लिया गया। पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ गया कि लैम्बर्ट फैमिली पूरी तरह टूट गई। कंपनी बैंकरप्सी में चली गई, स्टॉक्स गिर गए, बिजनेस खत्म हो गया और क्लेयर, वो अब लैम्बर्ट फैमिली की प्रिंसेस नहीं रही। उसे फैमिली के डेब्ट्स चुकाने के लिए काम करना पड़ा। लेकिन सबसे घिनौनी सच्चाई बाद में सामने आई। जैक ने पहले ही क्लेयर को सीक्रेट रूप से प्रेग्नेंट कर दिया था। अब क्लेयर हमेशा के लिए उसी फैमिली से बंध चुकी थी, जिसे बचाने के लिए उसने सारी जिंदगी दूसरों को बर्बाद किया। जिस घर को वो छोड़ना नहीं चाहती थी, अब उसी घर से निकल भी नहीं सकती थी। लेकिन ये सब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं था। मेरे लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, टोबी। मैंने उसे कभी नहीं बताया, लेकिन मैंने फिजिक्स में आगे पढ़ने का फैसला किया, सबसे बेस्ट फिजिक्स डिपार्टमेंट में। सिस्टम के जाने के बाद भी मैंने खुद को इम्प्रूव करना नहीं छोड़ा। मैं हमेशा सीखती रही, हमेशा आगे बढ़ती रही, क्योंकि टोबी ने एक बात कही थी,
जिंदगी का मकसद दूसरों का प्यार पाना नहीं है, मेन क्वेस्ट हो या साइड क्वेस्ट। हर क्वेस्ट आखिर में सेल्फ लव तक जाता है। यूनिवर्सिटी के दौरान मैं एक ऑनलाइन कम्युनिटी में शामिल हुई। वहां लोग सिस्टम्स के बारे में कहानियां शेयर करते थे। मुझे नहीं पता था कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं कभी कभी बस कमेंट्स कर देती थी। फिर एक दिन एक महिला ने मुझसे कांटेक्ट किया। उसकी आंखें साफ थीं, आवाज बेहद शांत। हेलो, मेरा नाम जेसिका वाइट है। क्या तुम सिस्टम को ढूंढना चाहती हो? हमारे साथ जुड़ो। डैश एक्स्ट्रा स्टोरी, टोबी पॉटर। इस बार तुम पूरी तरह फेल हो गए। 0 एनर्जी। मेन फ्रेम को कुछ नहीं मिला। तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 टेंटिकल्स बचे हैं। नीले रंग की सर्किट फिल्ड स्पेस में एक कुलीग की आवाज गूंजी। काले बालों वाला एक युवा आदमी चुपचाप सिर उठाकर उसकी बात सुन रहा था। वो था टोबी। उसके पीछे कभी 8 हल्के ग्रे टेंटिकल्स हुआ करते थे, अब सिर्फ 2 बचे थे। उसका चेहरा हमेशा की तरह सुंदर था, लेकिन इस बार उसमें थकान थी। हमने पहले भी कहा था, होस्ट से इमोशनल अटैचमेंट मत बनाओ। हम यहाँ एनर्जी कलेक्ट करने आते हैं, सेवियर्स बनने नहीं। मुझे नहीं लगता ये जॉब तुम्हारे लिए सूटेबल है। टोबी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस सोसाइटी में इमोशंस की जरूरत नहीं थी। सब लोग मेन फ्रेम द्वारा असाइन किए गए टास्क्स करते थे। लॉजिक, एफिशिएंसी, ऑर्डर, बस यही सब कुछ था। इस असाइनमेंट से पहले टोबी के सारे असेसमेंट्स एस रैंक थे। वह हमेशा परफेक्ट परफॉर्मर रहा था। जैसे हर बार वो पनिशमेंट जोन गया, फिर ट्रांसफर होकर फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट पहुंच गया। अब सिर्फ 2 टेंटिकल्स होने के कारण उसे कीबोर्ड पर काम भी नहीं करना पड़ता था। उसका काम बस इतना था, दूसरे डायमेंशन से रिस्पॉन्सेस का इंतजार करना। साल दर साल, दिन पर दिन। एक दिन टोबी खुद पर हंस पड़ा। शायद वो सच में पागल हो गया था। फ्रेडा को चुनना एक एक्सीडेंट था। जब उसने पहली बार कैंडिडेट्स ड्रॉ किए थे, तो वह किसी स्ट्रॉन्गर होस्ट की तलाश में था, किसी जीनियस की, किसी परफेक्ट कैंडिडेट की। लेकिन उसे मिली फ्रेडा, उसकी सेल्फ कल्टिवेटेड एसएसआर, वो लड़की जो किसी की नहीं थी सिवाय खुद के। हमेशा आजाद, हमेशा ऊपर उठती हुई। टोबी ने सोचा, एक रोज को छुपाकर रखने से बेहतर है उसे खुलकर खिलने दिया जाए। काश वह उसे थोड़ा और देख पाता, लेकिन उनके डायमेंशन की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि डायमेंशंस क्रॉस कर सके। वह लंबे समय तक सोचता रहा। फिर उसके टेंटिकल्स धीरे धीरे कंप्यूटर पर टप करने लगे। उसने फैसला किया, वह रिसर्च डिपार्टमेंट में ट्रांसफर लेगा। शायद कभी कोई मिरेकल हो जाए। जैसे ही टोबी अपनी सीट से उठा, अचानक कंप्यूटर से एक हल्की सी आवाज आई, बीप डॉट। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन टोबी तुरंत रुक गया। उसकी नजर स्क्रीन पर जम गई। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, और वह मैसेज दूसरे डायमेंशन से आया पहला ग्रीटिंग था।